हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, आज का जो प्रश्न होंगे वह ब्रिटिश राज से संबंधित प्रश्न होंगे। और ब्रिटिश राज से संबंधित प्रश्नों में पहला ही प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाने तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की। भारतीय प्रेस पर पाबंदी और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वुड्स डिस्पैच, बी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सी है रॉलेट एक्ट और डी है नॉन। इसमें आंसर होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। बता दें, अगर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का परिचय लिया जाए तो यह 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। ठीक है, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया और यह कहा गया कि अगर आप किसी भी भाषा में छापते हैं तो आपकी एक प्रति अंग्रेजी में छपनी होगी और वह अंग्रेजी की प्रति जो है वहां के ऑफिसर के ऑफिस में जाना चाहिए। यानी वहां के जो अंग्रेज ऑफिसर हैं वो पढ़ेंगे और पढ़ करके ओके करेंगे तब आपका पेपर छपेगा। दैट इज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और आपको बता दें, वर्नाक्यूलर 1878 से पहले 1857 का विद्रोह हुआ था और 1857 के विद्रोह के बाद अखबार जो थे या समाचार पत्र थे मुखर होकर के अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे थे, उनके नियम कानून का विरोध कर रहे थे। कारण कि जो भी तर्कसंगत नहीं था उसका विरोध करना प्रेस का काम ही है। आज भी भारतीय संविधान में जाएंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के क प्रेस की आजादी की बात करता है। हमारे लोकतंत्र का या किसी भी लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ जो है फोर्थ स्टेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेस की आजादी जरूरी थी, लेकिन लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया और इस प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रेस के मुंह पर ताला जड़ने, इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव सोम प्रकाश, एक समाचार पत्र था सोम प्रकाश, और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश को बंद करना पड़ा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो सोम प्रकाश समाचार पत्र था इसको बंद करना पड़ा। और एक है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, इस अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अपने को बांग्ला से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना पड़ा। क्यों? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहता है, वर्नाक्यूलर का मतलब ही होता है कि वैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। आप देसी भाषा में पेपर छाप रहे हैं लेकिन आपका एक प्रति अंग्रेजी में होना आवश्यक है। अब पहला ऑप्शन देखेंगे वुड्स डिस्पैच 1854 ईस्वी में आता है। वुड्स डिस्पैच, इस डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। ठीक है, 1854 ईस्वी में आप जानते हैं 1854 में 1848 से 56 तक डलहौजी रहता है, तो उसी डलहौजी के टाइम में आता है शिक्षा से संबंधित वो डिस्पैच। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो उस डिस्पैच को। रॉलेट एक्ट, जैसे कि आप जानते होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे कि रॉलेट एक्ट आता है 1919 ईस्वी में और 1900 ईस्वी में आता है। तो इस एक्ट या कानून का प्रभाव यह होता है कि ना किसी से बिना पूछे बिना कारण बताए उसे जेल में अंग्रेजी सरकार बंद कर देती थी। इसलिए इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। और कहता है कि ना अपील, ना वकील, ना दलील के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो रॉलेट एक्ट को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को भारत का समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? ठीक है, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, पीछे वाला प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है।
किस गवर्नर जनरल को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है? ऑप्शन है ए बेंटिक, बी मेटकॉफ, सी लिटन और डी रिपन। इसमें आंसर होगा मेटकॉफ। ठीक है, मेटकॉफ जो है 1835 से लेकर के 36 तक भारत का कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहता है और इसके काल में जो मुख्य कार्य हुआ था, इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था। आपको बता दें 1823 में प्रेस पर 1823 ईस्वी में प्रेस पर लाइसेंसिंग एक्ट लागू किया गया था और जब तक आप लाइसेंस नहीं लेते हैं सरकार से तब तक आप प्रेस खोल नहीं सकते। अगर ऐसा होता है, अगर खोल लेते हैं तो फिर आपके जो मुद्रणालय है या प्रेस है वो सारा का सारा जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में 1923 के लाइसेंसिंग एक्ट को समाप्त करने का काम अगर कोई गवर्नर जनरल करता है तो वह है लॉर्ड मेटकॉफ और उसका शासनकाल कब से कब है? 1835 से 36। अब देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत फेमस है, बेंटिक बहुत फेमस है। 1828 से 35, 1828 से 35। ठीक है, आप देखें कि सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, इसी के टाइम में भारत में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य किया गया। इसके अलावा प्रेस की दुनिया में बेंटिक जो है प्रेस को ज्यादा स्वतंत्रता दिया, प्रेस को स्वतंत्रता ज्यादा दिया। अन्य गवर्नर जनरल की तुलना में यह प्रेस को स्वतंत्रता ज्यादा देता है। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी इसका काल लिबरेशन का काल माना जाता है, उदार माना जाता है प्रेस की दुनिया में। कारण है कि प्रेस जो है लगातार सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ लगातार बोलते थे। आज भी हमारे यहाँ देखते हैं प्रेस, अगर सरकार कोई गलत काम करती है, कोई गलत कानून बनाती है या जनता के पास इंफॉर्मेशन, चाहे वो विधायिका का कार्य हो, कार्यपालिका का कार्य हो, उन सारी बातों को अगर जनता में प्रचारित प्रसारित करना हो तो प्रेस का काम है। चाहे आज प्रिंट मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सारे मीडिया के द्वारा काम यही है कि सरकार की नीतियों का, सरकार के अच्छे और बुरे नीतियों का, उनका प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, अब है लिटन। आप लिटन को देखेंगे तो इनका अगर कार्यकाल जानना चाहें तो कार्यकाल 1876 से 80 तक इनका कार्यकाल है और इन्हीं के काल में आप देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। ठीक है, और उस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आप देखे हैं रिपन 1880 से 84 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, इस प्रेस एक्ट को समाप्त करता है कौन? तो रिपन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहला मुद्रणालय कहां पर लगाया गया? मुद्रणालय अंग्रेजी होता है प्रिंटिंग प्रेस, जहां पर अखबार वगैरह छपते हैं या किताबें भी छपती हैं, दैट इज द प्रिंटिंग प्रेस। आज भी जाएंगे तो पटना में कई प्रिंटिंग प्रेस मिलेंगे, आपके लोकल शहरों में भी प्रिंटिंग प्रेस जहां कार्ड वगैरह की छपाई होती है, दैट इज द मुद्रणालय या प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। तो भारत में पहला मुद्रणालय या प्रिंटिंग प्रेस कहां लगाया गया? तो इसका आंसर है मुंबई। 1684 ईस्वी में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया। ठीक है, आपको बता दें कि भारत में जो प्रेस की बात है, प्रेस की बात करें, अखबार की बात करें, पत्रकारिता की शुरुआत की बात करें तो पुर्तगालियों के द्वारा पहली बार पुर्तगालियों के द्वारा पत्रकारिता की शुरुआत होती है भारत में। समाचार पत्रों की शुरुआत भारत में करने वाला कौन है? तो पुर्तगाली। और यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन गोवा। तो गोवा के पादरियों के द्वारा 1557 ईस्वी में पहली बार एक किताब छपी गई, किताब को छापा गया, लेकिन प्रेस स्थापित करने समाचार के दृष्टिकोण से बंबई में किया गया 1684 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब देखेंगे मुंबई, ये कलकत्ता मद्रास। आपको बता दें कि 3 प्रेसिडेंसी नगर थे अंग्रेजों के काल में, और इन प्रेसिडेंसी नगरों में मुंबई में या बंबई में पहली बार मुद्रणालय का स्थापना किया गया 1684 ईस्वी में। किसके द्वारा? 1684 ईस्वी में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली बार समाचार पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हम लोग तो इन परीक्षाओं में जैसे परीक्षा देते देते याद हो चुका था कि ये कौन है। ठीक है, भारत में पहली बार समाचार पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है जेम्स अगस्टस हिकी, बी गंगाधर भट्टाचार्य, बी सी जेम्स सिल्क बर्किंघम और डी है राजा राम मोहन राय। तो इसमें आंसर है जेम्स अगस्टस हिकी, जिन्होंने 1780 ईस्वी में पहली बार द बंगाल गजट जो है नामक समाचार पत्र निकाला था जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। इससे पहले निकाला गया था पेपर, लेकिन वह बंद हो चुका था। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में या पेपर के क्षेत्र में जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 ईस्वी में जो शुरू किया, उसके बाद भारत में पत्रकारिता की शुरुआत या पत्र लिखने का शुरुआत, समाचार पत्र जारी करने का शुरुआत हो चुकी। ठीक है, अब देखेंगे बी ऑप्शन है गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 ईस्वी में बंगाल गजट, बंगाल गजट ऊपर वाला है, यह है बंगाल गजट की शुरुआत की। पहली बार किसी भारतीय के द्वारा 1816 ईस्वी में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र निकाला गया। यह जो अपने आप में इस ऑप्शन का मायने है गंगाधर भट्टाचार्य। आप फिर से ध्यान देंगे, अगर कहे कि पहली बार किसी भारतीय के द्वारा समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसको जाता है, तो गंगाधर भट्टाचार्य। बंगाल गजट, और ये भी बता दें यह अंग्रेजी का इंग्लिश पेपर है, मतलब इंग्लिश पेपर था, है नहीं। ठीक है, अब देखेंगे जेम्स सिल्क बर्किंघम, नाम से लगता होगा कि अंग्रेज है। इन्होंने एक जो समाचार पत्र निकाला था उसका नाम है कलकत्ता जर्नल। ठीक है, कलकत्ता जर्नल जो ये पत्र निकाले थे, इनका महत्व पत्रकारिता के क्षेत्र में या समाचार पत्र के क्षेत्र में इनका महत्व जेम्स सिल्क बर्किंघम का यह है कि इन्होंने समाचार पत्रों को जनता का प्रतिबिंब माना और सरकार की नीतियों का मुखर आलोचना करना यह समाचार पत्र। क्योंकि इंग्लैंड में आप वहां लोकतंत्र था, तो इंग्लैंड से जो लोग आए थे वह इंग्लैंड के जैसे ही लिखते थे। और पहली बार भारत में यह काम करने का श्रेय जेम्स सिल्क बर्किंघम। जैसे आज समाचार पत्र में देखेंगे, समाचार पत्र, हालांकि आज तो कहना थोड़ा मुश्किल है समाचार पत्रों के बारे में, फिर भी समाचार पत्रों के द्वारा ही सरकार की रीतियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कानूनों के बारे में जानकारी मिलती है, और जहां तक उनका आलोचनात्मक विवरण हो या फिर उनके पक्ष विपक्ष की बातें हो, अगर ऐसा होता है, ऐसा पढ़ते हैं, तो उसकी शुरुआत करने का श्रेय भारत में किसी को जाता है तो वो जेम्स सिल्क बर्किंघम है। ठीक है, अब है राजा राम मोहन राय। भारत में राष्ट्रीय प्रेस, नेशनल प्रेस की शुरुआत, राष्ट्रीय प्रेस जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत प्रेस होते थे, उसकी बनाने का श्रेय जाता है श्री राजा राम मोहन राय। या हमने केवल राम मोहन राय लिखे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये राम मोहन राय कोई अलग है, राजा राम मोहन राय कोई अलग है। भारत में आधुनिक प्रेस, राष्ट्रीय प्रेस का जनक किसको मानते हैं, तो राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय प्रेस के स्थापना का श्रेय दिया जाता है या किसे दिया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है सी, राजा राम मोहन राय। आप पिछले ही प्रश्न में देखे इस बात को कि राजा राम मोहन राय ने, आपको बता दें, फारसी में मिरातुल अखबार, ऐसे देखेंगे मिरातुल अखबार फारसी में, संवाद कौमुदी बांग्ला में और अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन की स्थापना की या जारी किया। 3 भाषाओं में, फारसी, बांग्ला और इंग्लिश। ठीक है, इन 3 भाषाओं में इन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और 3 फेमस अखबार थे इनके। ठीक है, और इनके माध्यम से इन्होंने
सामाजिक सुधार का की बात तो की ही की, इसके अलावा धार्मिक और दार्शनिक मुद्दों पर भी इन्होंने विशद चर्चा किया और इन धार्मिक और सामाजिक सुधारों को राष्ट्रीयता से जोड़ने का भी प्रयास किया। राष्ट्रीयता से भी जोड़ने का प्रयास किया कौन? तो राजा राम मोहन राय। इसलिए राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की बात करते हैं कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है, अब है दादा भाई नौरोजी। जानते हैं भारत का वयोवृद्ध नेता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, नाम है रस्ते गुफ्तार। रस्ते गुफ्तार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। हरिश्चंद्र मुखर्जी, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र, इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश। और आपको बता दें यह सोम प्रकाश ही जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बंद करना पड़ा। और सोम प्रकाश की एक खासियत यह भी है कि जो बंगाल में नील विद्रोह चल रहे थे, उन नील विद्रोहों को कवरेज देना या नील विद्रोहों की बातों को छापने का मुख्य रूप से काम किसी ने किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस समाचार पत्र ने अपने को रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर लिया? वह कौन सा समाचार पत्र है जो अपने आप को रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर लिया? तो यह आंसर है इसका अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। और अमृत बाजार पत्रिका आपको बता दें 1868 ईस्वी में छप रहा था, बंगला में छप रहा था। किसमें? बंगला में छप रहा था। और इसके संपादक का नाम था मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल घोष। और यह बंगला में छप रहा था, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इस समाचार पत्र ने अपने आप को रातों रात अंग्रेजी में तब्दील कर लिया। ये बात हुई। और आपको बता दें अमृत बाजार पत्रिका के बारे में कभी अगले वीडियो में हम आपको बताए होंगे। यही अमृत बाजार पत्रिका है जिसने आर्थिक नीतियों का विशद विवेचना किया है। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का, आर्थिक दोहन की नीतियों का जो विवेचना किया है वह अमृत बाजार पत्रिका। हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। आपको पिछले क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन जो है थोड़ा सा हमसे गलत लिखा गया है। इंदु प्रकाश, और इंदु प्रकाश के संपादक थे, सुधार लेंगे इसको, महादेव गोविंद रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप वहां पे। यह है मराठा और केसरी। मराठा नाम है मराठा, लेकिन छपता था अंग्रेजी में छपता था। ठीक है, इसका नाम है केसरी और यह जो है मराठी में छपता था। ठीक है, एक का संपादक पहले केसरी का संपादक केलकर कर रहे थे और जबकि मराठा का अगरकर कर रहे थे और आगे चल करके इन दोनों का संपादन जो है बाल गंगाधर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाने लगा। और आपको यह भी बता दें कि यह केसरी जो समाचार पत्र है 1916 ईस्वी में तिलक के द्वारा जब होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया तो सबसे उनका मुख्य प्रचार प्रसार का हथियार था यह केसरी। तिलक का 1916 में होम रूल लीग के दौरान जो प्रचार प्रसार का मुख्य जरिया था वह केसरी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने निम्नलिखित में कौन सा पत्र पत्रिका का संपादन किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कौन सा पत्र पत्रिका का संपादन किया? तो इसमें आंसर है बंगाली। आपको बता दें 1879 में 1879 ईस्वी में इन्होंने बंगाली नामक समाचार पत्र का संपादन किया। और आपको बता दें यह अंग्रेजी मीडियम में था, यानी अंग्रेजी का पेपर था। नाम से लगता है कि बंगाली है लेकिन है कैसे? अंग्रेजी में। और इसका संपादन किसके द्वारा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यही सुरेंद्रनाथ बनर्जी है जो 1905 में अंग्रेजों के खिलाफ बंग भंग योजना
सॉरी या बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन के नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। और भारत में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन करना या मूवमेंट बनाने की कोशिश अगर किया गया था तो यही है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इनके समाचार पत्र का नाम है बंगाली। 1879 ईस्वी में अंग्रेजी में छपा था। हिंदू प्रकाश आप जानते ही हैं, द हिंदू 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है। ठीक है। तो 1878 ईस्वी में द हिंदू का प्रकाशन मोतीलाल घोष द हिंदू समाचार पत्र, सॉरी मोतीलाल घोष वीर राघवाचारी है इसके संपादक। वीर राघवाचारी इन्होंने मद्रास से इस समाचार पत्र का संपादन किया, वीर राघवाचारी। ठीक है। आपको बता दें द हिंदू आज स्टूडेंटों के लिए, खास करके आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन दादा भाई नरौजी के द्वारा इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया, और भी लंदन से अंग्रेजी में किया गया हो। तो इस तरीके से आप देखें। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर है ए उदंत मार्तंड। यह कानपुर से छपता था। आप जानते हैं कानपुर या उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र है, और हिंदी में पहला समाचार भारत में कोई छपता है तो वह है उदंत मार्तंड, कानपुर से। और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। ठीक है। अब देखेंगे हिंदुस्तान समाचार पत्र जो है यह मदन मोहन मालवीय प्लस प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादन किया गया। इसका कवि वचन सुधा प्लस हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी के कवि भी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके द्वारा हरिश्चंद्र, और इन मैगजीन उनके द्वारा ये लोग जो है राजनीतिक जागरूकता फैलाने की कोशिश किया। ठीक है। अगला प्रश्न होगा, गांधी जी ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? गांधी अगर राष्ट्रीय आंदोलन में कहें तो गांधी का एक अलग युग होता है, और इनको कौन नहीं जानता है, भारत के राष्ट्रपिता हैं। और गांधी जी के द्वारा किन समाचार पत्रों का संपादन किया गया? ऑप्शन है ए इंडिपेंडेंस, बी न्यू इंडिया, सी यंग इंडिया, डी हरिजन, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर होगा ई एक से अधिक। इन्होंने यंग इंडिया और हरिजन दो समाचार पत्रों का संपादन किया। इसी यंग इंडिया को हिंदी वर्जन नवजीवन कहलाता है। नवजीवन, यंग इंडिया केवल अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है, जबकि नवजीवन जो है हिंदी एवं गुजराती में, हिंदी प्लस गुजराती में। ठीक है। हरिजन इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, ये तीन भाषाओं में है हरिजन। और यह जो समाचार पत्र है किसके द्वारा? तो गांधी के द्वारा। अब है ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस, अंग्रेजी का पेपर, नाम से ही लगता है इंडिपेंडेंस, अंग्रेजी का पेपर है। और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह इसका संपादन किया गया। न्यू इंडिया यह एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया, और एक और है कॉमनवेल्थ। ठीक है। एक और है समाचार पत्र कॉमनवेल्थ। ये दो समाचार पत्रों का संपादन किया गया एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न होगा, बेनिंगडार्ड किसके द्वारा संपादित समाचार पत्र है? बेनिंगडार्ड किसके द्वारा संपादित समाचार पत्र है? ऑप्शन ए है मार्क्स, बी मदन मोहन मालवीय, सी एम एन राय और डी के एम पनिकर। आंसर है एम एन राय। और इनके द्वारा बेनिंगडार्ड और इंडिपेंडेंट इंडिया
बेनिंडार्ड तो है ही, एक है इंडिपेंडेंट इंडिया। दो समाचार पत्रों के संपादन किए। और आपको बता दें यह मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और भारत में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार के लिए यह दो, एक तो बेनिंडार्ड और दूसरा इंडिपेंडेंट इंडिया का संपादन कर रहे थे। ऑप्शन ए है मार्क्स। आप जानते हैं मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था, लेकिन भारत जर्मनी का रहने वाला था मार्क्स, और मार्क्स अपने मार्क्सवादी विचारधारा से खास करके मजदूरों को, पूरे विश्व के मजदूरों को एक करने का प्रयास किया गया मार्क्स के द्वारा। एक राजनीतिक, एक आर्थिक, इस तरीके से चिंतक के रूप में जाना जाता है। और इनके द्वारा एक किताब लिखा गया दास कैपिटल, ठीक है। तो इनका दास कैपिटल है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय आप जानते हैं कि एक राष्ट्रवादी नेता है और इनके द्वारा दो समाचार पत्रों का संपादन किया गया, एक है लीडर और दूसरा है हिंदुस्तान, ठीक है, लीडर और हिंदुस्तान। अब है के.एम. पनिकर ने हिंदुस्तान टाइम्स, आज भी चलता है यह पेपर, आज भी चलता है, हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया 1924 से। किसके द्वारा? तो के.एम. पनिकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही प्यारा प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र उर्दू में नहीं छपा था? निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र, न्यूज़पेपर उर्दू में नहीं छपा था? और ऑप्शन देकर रखा है अल हिलाल, अल बिलाग, कामरेड, गदर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नहीं छपा था तो आंसर है सी, कामरेड। यह अंग्रेजी में छपा था, अंग्रेजी में, और इसके संपादक है मोहम्मद अली। बाकी यह जो समाचार पत्र हैं ये अल हिलाल, अल बिलाग और गदर, ये सब उर्दू में छपे थे। आपको बता दें अल हिलाल और अल बिलाग के संपादक मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जबकि गदर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से छपता था लाला हरदयाल के नेतृत्व में, और इसका पहला अंक उर्दू में ही छपा। इसका पहला अंक उर्दू में, हालांकि यह 8 भाषाओं में छपने वाला समाचार पत्र है, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, पश्तो, इन सारी भाषाओं में यह छपता था, लेकिन इसका पहला अंक उर्दू में छपा था। अल हिलाल और बिलाग पूरी तरह से उर्दू है, जबकि कामरेड अंग्रेजी में है। आपको बताते हैं मोहम्मद अली ने उर्दू में भी एक समाचार पत्र संपादन किया था, उसका नाम है हमदर्द, ठीक है, फारसी के शब्द हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली समाचार पत्र एजेंसी कौन थी? या कह दें ब्रिटिश भारत की, यहां पर अगर कह दें ब्रिटिश भारत भी तो गलत नहीं होगा। ब्रिटिश भारत की पहली समाचार पत्र एजेंसी कौन सी थी? तो आंसर है ए, राइटर। आपको बता दें 1860 ईस्वी में पहली बार राइटर का समाचार पत्र एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया को 1905 ईस्वी में, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस को 1927 ईस्वी में स्थापित किया गया, जबकि 1934 ईस्वी में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? वैधानिक विकेंद्रीकरण, पहले समझ लें कि वैधानिक विकेंद्रीकरण क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लॉ। वैधानिक विकेंद्रीकरण यानी पावर का, ये लॉ का या पावर का विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब है कि स्थानीय स्वशासन की बात, पंचायती राज की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं भारत की पंचायती राज की बात करें तो मौर्य काल से लेकर के चोल काल में कहा जाता है कि हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज अपने चरम बिंदु पर था, लेकिन अंग्रेजों के काल में भी यह स्थानीय स्वशासन दिखाई पड़ते हैं। और यही प्रश्न बनता है कि भारत में वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? तो इसमें आंसर है 1861 का अधिनियम। और 1861 के अधिनियम के तहत 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा द्वितीय विकेंद्रीकरण की भी नीति लाई गई। और आपको बता दें इस नीति के तहत अब अंग्रेजों को भारत में स्थानीय स्तर पर कर लगाने का भी छूट दिया गया, जो आज
हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने भी इस बात की चर्चा की है कि अब पंचायतों को भी कर लगाने की अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, तो यह भारत में वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। अब देखेंगे कि भारत में ये ऑप्शन है ए 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम में आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो एकाधिकार छीन लिए गए और सिर्फ उनको चीन और चाय से व्यापार करने की छूट दी गई। यही नहीं है, 1813 के अधिनियम में एक और स्पेशलाइजेशन है कि ईसाइयों को भारत में आकर के प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई। और भी बातें हैं, 1 लाख रुपया शिक्षा पर भारत में खर्च करने की बात की गई। 1833 का अधिनियम, इस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक है और 1833 के अधिनियम के तहत यह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद में 1858 का अधिनियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे अधिनियम बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताएं। 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आता है और यहाँ पर कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के माध्यम से भारत में शासन होना शुरू होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ 1858 एक्ट। इस एक्ट का यह इंपॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 से 1857 ईस्वी तक भारत में शासन कर रही थी, उनके शासन को समाप्त कर दिया गया। अब यहां से ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा शासन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए डलहौजी, बी मेयो, सी लिटन, डी रिपन। आंसर है रिपन। और रिपन जो है 1880 से लेकर के 84 तक भारत में शासन कर रहा है रिपन। और आपको बता दें, मदन मोहन मालवीय ने कहा कि जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल हुए, जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल हुए, उनमें सर्वाधिक जो है सराहनीय या भारत के पक्ष वाला अगर किसी ने काम किया तो यह लॉर्ड रिपन है। ठीक है, और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन से संबंधित नियम निकाला और कहा कि जो भी टैक्स आते हैं उनमें प्रांतों के लिए और पंचायतों के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए किन किन मदों में कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा, इसके लिए एक बोर्ड गठित की और बोर्ड के गठन के उपरांत जो उसका रिकमेंडेशन आया, उसका जो अनुशंसा आया, उस अनुशंसा के आधार पर वो पैसों का अलॉटमेंट करते गए। इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, आज भी सरकार देखेंगे, आज की सरकार को देखेंगे तो पंचायतों में क्या क्या पैसे खर्च करना चाहिए पंचायतों को। जैसे अभी आप कोरोना वायरस के संदर्भ में देखेंगे तो अभी सैनिटाइजर का या ब्लीचिंग पाउडर का या फिर साबुन बांटने का या अन्य अलग अलग पंचायतों के काम दिए गए। इसके अलावा आप जाएंगे तो जितने भी पंचायती राज को अभी 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992-93 को देखें तो इस तरीके से पंचायतों के क्या क्या अलॉटमेंट होना चाहिए वो सरकारें देखती हैं। ठीक वही काम रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में किया गया। इसके बाद डलहौजी आप जानते हैं 1848 से 56 तक रहते हैं इनके कार्य। फिर मेयो, इसके बाद में लिटन 1876 से लेकर के 80 तक रहते हैं। तो इस तरीके से इनके कार्यकाल है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में पहली बार हस्तक्षेप किया? भारतीय रियासतों, जो भारत के राजे रजवाड़े थे, चाहे वो मुगल हों, चाहे मराठे हों या बंगाल के नवाब हों, अवध के नवाब हों, हैदराबाद के निजाम हों या इनके जैसे लगभग भारत की स्वतंत्रता के समय 562 देसी रियासतें थीं, देसी राजे रजवाड़े थे। और उसी के संदर्भ में कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में पहली बार हस्तक्षेप किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है क्लाइव, डुप्ले, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें आंसर है डुप्ले। या फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था और इसने कर्नाटक के युद्ध में, खास करके कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में इसने भारतीय रियासतों के मामले में हस्तक्षेप कर भारत में सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। कौन? तो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल है डुप्ले। अब देखें प्लस, अब ऑप्शन है ए क्लाइव। आप जानते हैं कि क्लाइव 1757 से 60
तक रहता है, और फिर 1765 से 67 तक रहता है 2 बार। और इस दरमियान क्लाइव ने फ्रांसीसियों के देखा देखी भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। और आप देखते हैं कि 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की जो संधि होती है, इन मामलों के द्वारा भारतीय रियासतों को धीरे धीरे हड़पने का प्रयास क्लाइव के द्वारा भी किया जा रहा है। ठीक है, अब है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772, ये भारत बंगाल के, ऐसे समझे 1774 से 85 ईस्वी तक, 1774 से 85 ईस्वी तक भारत का गवर्नर, ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। इससे पहले 1772 से 74 तक यह बंगाल का केवल गवर्नर, और यहां प्रमोट करता है 1774 से 25 बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है वारेन हेस्टिंग्स। और इसकी भी कई नीतियां रहती हैं, आगे चर्चा करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1785 से लेकर 86 के लिए 1786 से 93 ईस्वी तक रहता है, और इनके द्वारा भारत में जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त, पुलिस सेवा, सिविल सेवा, इन सारे सेवाओं के जनक माने जाते हैं कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति की शुरुआत की? सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस की नीति की शुरुआत की? ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, बी ब्लेजली, सी लिट्टन और डी ऑल। इसमें आंसर होगा ब्लेजली। सहायक संधि में ब्लेजली जो है, आपको बता दें 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। और इस बंगाल के गवर्नर जनरल ने पहली बार सहायक संधि की नीति लाई। फ्रांसीसियों से बचने के लिए भारतीय राज्य रजवाड़ों को सहायक संधि करने के लिए बाध्य किया, और उस सहायक संधि के तहत इसने उन रजवाड़ों को, जो देसी राज्य रजवाड़े थे, उनके यहाँ अपनी सेना रखता था, उसका खर्च इन्हीं को देना होता था जो देसी राज्य रजवाड़े थे, और मानना था कि हमारा अगर ये पड़ोस वाले में अगर सेफ रहेंगे, पड़ोस वालों पर हमला होगा तो हम बीच में अपने आप सेफ रहेंगे। सहायक संधि का मतलब होता है कि जैसे ये यहाँ पर ब्लेजली है और किनारे किनारे पर ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे देसी राज्य रजवाड़े हैं, तो इनको जबरदस्ती आप हमसे सहायक संधि कर लो, हमारी सेना रख लो, हमारे रेजिडेंट रख लो, और इसका खर्चा आप देंगे, ये लोग खर्चा देंगे, और इनका अगर फ्रांसीसियों का आक्रमण इन पर होता है तो ये पहले जाएंगे, और हमारी सेना यहां लड़ेगी, तो इनका अगर सुरक्षा हो जाता है तो हमारी सुरक्षा हो ही जाएगी। और इस तरीके से ब्लेजली ने पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर आदि जो है देसी राज्य रजवाड़ों को सहायक संधि करने के लिए बाध्य किया। मध्य या रिंग फेंस की नीति, घेरे की नीति हेस्टिंग्स ने किया। रिंग फेंस की नीति जो है की शुरुआत हेस्टिंग्स के द्वारा किया जा रहा है, और हेस्टिंग्स के द्वारा इसी बात को हेस्टिंग्स के द्वारा करें तो हेस्टिंग्स का मानना है कि अगर हम बीच में रहते हैं और हमारा किनारे किनारे के जो राज्य रजवाड़े हैं, अगर हम इनको सैनिक सहायता देते हैं तो हम अपने आप सुरक्षित रहेंगे। और इस स्थिति में अवध अगर भारत को देखेंगे इस तरीके से, ऐसे तो बंगाल में यहाँ थे, अवध यहाँ था, और मराठे यहाँ थे, तो मराठों से बचने के लिए अवध को आगे बना करके रखा था। यानी मध्य घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स एकदम वही है जो ब्लेजली का सहायक संधि देख रहे हैं। बस हेस्टिंग्स और ब्लेजली में इतना ही अंतर है कि ब्लेजली ने फ्रांसीसियों के डर से जबरदस्ती उनको करना ही है, जबकि इसमें हेस्टिंग्स ने पोलाइटली अपने अगल बगल के देसी राज्य रजवाड़ों को मिला करके रखा था और इनकी रक्षा की बात करता था ताकि हमारी रक्षा स्वयं हो जाए। अब देखेंगे लिटन, तो लिटन आप जानते हैं 1776 से 80 तक रहता है, और इनके कितने ऐसे कार्य हैं जो भारत के लिए श्राप माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न देसी रियासतों के समक्ष यह किसने प्रस्ताव रखा कि भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी सम्मिलित
किसी में भी सम्मिलित होने की छूट है। देसी रियासतों के संबंध में, जो देसी रियासत छोटे बड़े थे 560, हमने बताया कि भारत की स्वतंत्रता के समय 562 जो देसी रियासत थे, उन देसी रियासतों में लास्ट में जब भारत स्वतंत्र होने जा रहा था तो यह किसने छूट दे रखा था कि भारत या तो पाकिस्तान, ये देसी रजवाड़े जो है पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर भारत में शामिल हो जाएं। ऑप्शन देकर के रखा है क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन, सी माउंटबेटन योजना, डी है एटली की घोषणा और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है ये एक से अधिक। कैबिनेट माउंटबेटन योजना और एटली, क्लीमेंट एटली उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था और इसने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को घोषणा करता है कि हम भारत को छोड़कर के जून 1948 ईस्वी तक हम भारत को छोड़कर के चले जाएंगे, ठीक है। और वैसी स्थिति में जो देसी राज्य रजवाड़े हैं जिनको पोस्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट रखी हुई थी 1857 के विद्रोह के बाद से ही, इनके संदर्भ में भले उनकी नीतियां अलग अलग रही हों, लेकिन कहता है कि एटली ने कहा कि जिन देसी राज्य रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान किसी भी में मिलना हो तो जाकर के मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही माउंटबेटन योजना जब आता है 3 जून 1947 ईस्वी को, तो माउंटबेटन योजना में भी यही बात होती है कि देसी राज्य रजवाड़े चाहें तो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946, इनका भी संदर्भ जो है देसी राज्य रजवाड़ों से था। लेकिन क्रिप्स मिशन कहता है, क्रिप्स मिशन 1942 में आता है भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, और यह जो कहता है कि भारत को कानून बनाने का, संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया? ऑप्शन है ए जूनागढ़, बी जम्मू कश्मीर, सी हैदराबाद, डी अवध और ई नॉन या एक से अधिक। तो इसमें आंसर है जूनागढ़, गुजरात में है, ठीक है। और इसे जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर साइन कर, विलय पत्र पर सिग्नेचर करके इसको भारत में मिलाया गया ये, और इसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा, हैदराबाद पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया। आपको बता दें जो 562 देसी रियासत थे, इनमें 3 बड़े रियासत थे, उनमें सबसे बड़ा था हैदराबाद, जिसको पुलिस कार्यवाही द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर जब पाकिस्तान के कबीलाइयों ने हमला किया तो वहां का राजा हिंदू हरि सिंह आकर के विलय पत्र पर साइन करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। और जूनागढ़ का जो शासक था मुस्लिम था, जबकि जनता हिंदू थी और इनका चाह रहा था कि ये जाकर के पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया, ठीक है। अब है डी अवध। आप जानते हैं 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी अवध को डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्मा को भारत में मिलाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ऑप्शन है ए लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, बेंटिक और कर्जन। तो इसमें आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने फाइनली 1885 से 88 के बीच में बर्मा को भारत में मिला लेता है। बर्मा के लिए 3 युद्ध होता है, 1824 से 26, 1852 और 1885 से 88 के बीच में। इस समय में एमहर्स्ट रहता है, एमहर्स्ट बर्मा प्रथम युद्ध होता है, डलहौजी द्वितीय युद्ध होता है, अंगल बर्मा युद्ध, और तृतीय जो है डफरिन के काल में, और डफरिन जो है अंततः बर्मा को भारत में मिला लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंगल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है डी 1878 से 80, यानी लिटन का शासनकाल है, और इस शासनकाल में द्वितीय अंगल अफगान युद्ध हुआ था। अब देखेंगे ऑप्शन ए है 1814 से 16,
ये नेपाल अंगल युद्ध, नेपाल के साथ अंग्रेजों का युद्ध, नेपाल प्लस अंग्रेज का युद्ध, नेपाल और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था, तो संगोली की संधि हुई थी, संगोली की संधि 1816 में, और प्रथम बर्मा युद्ध, अंगल बर्मा युद्ध, बर्मा प्लस अंग्रेज के साथ युद्ध 1824 से 26 तक। ठीक है।